चलिए, जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम तुषार है। सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, एडीओ और एसआई मेंस के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पकड़ रहे हैं, हिंदी। उसके अंदर वर्ण, विचार, स्वर और व्यंजन को पढ़ेंगे। अगर एडीओ की बात करेंगे तो लगभग 30 नंबर के इसके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एसआई मेंस की यदि बात करते हैं, पेपर 1 में शामिल है, जो 200 नंबर का पेपर होने वाला है, उसमें हिंदी 125 नंबर का आपको देखने को मिलने वाला है। तो टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है। ऐसे लगता है कि बहुत आसान है, हिंदी को कौन पढ़ता है, बट जब बात आती है नंबर्स की तो हर एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है, मैटर करता है। आप जितना आसानी से हिंदी को कवर अप कर लेंगे, जितना जल्दी कवर अप कर लेंगे, आपका स्कोर करने का और आगे बढ़ने का चांस उतना ज्यादा बढ़ेगा। रैंक आपकी अच्छी आ सकती है हिंदी में। टॉपिक रहने वाला है वर्ण, विचार, स्वर और व्यंजन। इसमें हम लोग क्या क्या चीजें कवर अप करेंगे, क्लासिफिकेशन पूरा देखेंगे, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, अलग अलग और क्या क्या चीजें होती हैं, स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, सारी चीजें करेंगे। मुख के कौन से भाग से निकलते हैं, सारा हम लोगों को कवर अप करने वाला है। वीडियो इंटरेस्टिंग होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप वीडियो या असाइनमेंट्स की तैयारी करते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। प्लेलिस्ट हमारी चेक कर लीजिएगा, हम लोगों ने अलग अलग एग्जाम के लिए प्लेलिस्ट अलग अलग बना दी है। सीधा टॉपिक्स पे आते हैं। तो सबसे पहले यदि हम लोग भाषा को पकड़ रहे हैं, हिंदी भाषा, तो भाषा को समझना जरूरी है सबसे पहले। तो भाषा को अगर डिफाइन करें तो कैसे कर सकते हैं, भाषा की परिभाषा देने के लिए, तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, पढ़कर या फिर लिखकर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। मेरे मन में कोई बातें चल रही है, मेरे मन में कोई फीलिंग आ रही है, अगर मैं इस चीज को किसी से शेयर करना चाहता हूँ, जैसे अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ये चीज मेरे पास है, मैं अगर ये फील करना चाहता हूँ, आप लोगों को एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, तो कैसे करूंगा? तो एक्सप्रेस करने के लिए मैं बोल सकता हूँ, आप सुन सकते हो, मैं लिख सकता हूँ, आप उस लिखावट को पढ़ सकते हो। इस थ्रू ही आपका काम बनेगा। अब मान के चलिए मैं यहाँ पर अरेबिक में कुछ लिख देता हूँ, प्रकार का मैं लिख देता हूँ, या चीनी जापानी भाषा में मैं कुछ लिख देता हूँ, क्या इसको पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। तो भाषा अलग अलग प्रकार की होती है। अगर मुझको अपने विचार एक्सप्रेस करने हैं आपको, तो आपको भी वो भाषा आनी चाहिए। जैसे अलग अलग प्रकार की होती है, आपको अलग अलग भाषाएं देखने को मिल जाएंगी। मीनिंग क्या है, अगर शॉर्ट फॉर्म में समझे तो आप अपने जो भी फीलिंग्स है या विचार है, सामने वाले को एक्सप्रेस कर सकते हैं। यदि आप जिस मीडियम या जिस कोडिंग में आप कर रहे हैं, अगर सामने वाला भी वो समझ जा रहा है वो कोडिंग, तो ये क्या है, एक प्रकार की भाषा है। ओके। भाषा की विशेषताएं यदि हम लोग देखेंगे, तो इसमें ध्वनि संकेतों का परंपरागत रूढ़ प्रयोग होता है। भाषा के स्वार्थक ध्वनि संकेतों को मन की बात या विचार का विनिमय होता है। भाषा के ध्वनि संकेत किसी समाज या वर्ग के आंतरिक और बाह्य कार्यों के संचालन के लिए विचार विनिमय में सहायक होते हैं। हर वर्ग या समाज के ध्वनि संकेत अपने दूसरों से भिन्न होते हैं। बात वही है, हर वर्ग या समाज के ध्वनि संकेत अपने से अलग अलग होते हैं। जैसे भारत में अभी जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, अभी हम लोग कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं, हिंदी में। कभी कभी बीच में आपकी अंग्रेजी आ जाएगी या छत्तीसगढ़ी आ जाएगी। बट यदि आप वहीं चले जाते हैं महाराष्ट्र में, ज्यादातर आपको क्या दिखेगी, मराठी दिखेगी। यदि आप इसके अतिरिक्त कोई दूसरे स्टेट में जाते हैं, मान के चलिए गुजरात में, आपको गुजराती देखने को मिलेगी। भारत के बाहर आप चीन में चले जाते हैं, वहां पर आपको मैंड्रिन दिखेगी। अमेरिका चले जाएंगे, अंग्रेजी दिखेगी। तो इस प्रकार से लोग क्या होते हैं, भाषा अलग अलग डेवलप हो गई है, जो वो लोग समझ सकते हैं। अगर हमको भी अपने विचार उस भाषा में एक्सप्रेस करने या उनसे एक्सप्रेस करने हैं, तो एक मीडियम होता है भाषा का। जैसे नॉर्मली होता है, अलग अलग प्रकार की भाषाएं, इसको हम लोग समझते हैं, फिर आपको बहुत बढ़िया से समझा देते हैं। चलिए, भाषा के 3 रूप होते हैं, 3 रूप को समझने की कोशिश करेंगे। मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। ये क्या है? जैसे आप देखिएगा, मौखिक और लिखित तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे अभी नोट्स में आपके सामने दिख रहा होगा, नीचे में लिखा आ रहा होगा, फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू अवर चैनल सीजीपीएससी नॉलेज हब, इस तरीके से लिखा आएगा। ये लिखा हुआ आ रहा है, मैं बोल नहीं रहा हूँ। ये आप पढ़ ले रहे हो, या आपके बोर्ड में या मोबाइल में आपको जो भी चीजें दिख रही है आप पढ़ ले रहे हो। ये क्या है, आपका लिखित भाषा। लिखित भाषा में हम लोग क्या करते हैं, अक्षरों को एक सिंबल दे देते हैं, अलग अलग ध्वनियों को एक सिंबल दे देते हैं। ओके। जैसे मैं क बोलता हूँ, तो क का सिंबल क्या आ गया, ये आ गया। ख का सिंबल आ गया, ये। या फिर अंग्रेजी में बात करें तो ए इसको बोलते हैं, बी इसको बोलते हैं। ये क्या है, हम लोगों ने सिंबल दे दिया अलग अलग ध्वनि को, और ये लिखित रूप हो गया। जब इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, ये कहलाती है लिखित भाषा। मौखिक भाषा उससे इजी है। मौखिक भाषा क्या है, हम लोगों ने चीजों को नाम दे दिया है, और उसके थ्रू हम लोग बोलकर और सुनकर जो चीजें समझते हैं, वो हो जाती है आपकी मौखिक भाषा। कभी भी कम्युनिकेशन के माध्यम में आप देखोगे, अभी जब हम लोग यूज कर रहे हैं, मौखिक और लिखित दोनों भाषा हो रही है। क्या सांकेतिक भाषा यूज हो रही है? बिल्कुल, सांकेतिक भाषा भी यूज हो रही है। सांकेतिक भाषा को आप कैसे समझ सकते हो, बहुत इजी चीज है ये भी। आप मान के चलिए, आप कहीं विदेश में फंस गए हो, और आपको पानी प्यास लगी है। आप पानी बोल रहे हो, बट सामने वाले को पानी समझ में नहीं आ रहा है, उसको शायद वाटर समझ में आ रहा है, आपको वाटर नहीं समझ में आ रहा है। आप क्या करोगे, ऐसे ऐसे दिखाओगे, है ना, इस तरीके से कि मुझको पानी पीना है, या ऐसे बोलोगे
तो वो आपका काम बन जाएगा। चेन्नई एक्सप्रेस में आपको सबसे बढ़िया एग्जांपल मिल जाएगा, शाहरुख खान जब फँस जाता है साउथ इंडिया में, वो हिंदी बोलते रहता है, साउथ बाजू वाले क्या करते रहते हैं, साउथ इंडियन लैंग्वेज बोलते हैं। बीच में क्या निकलता है, बीच में वो लोग ऐसे इशारे से बात करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूँ, आप लोगों को समझ में आया क्या? क्लास में जैसे चल रही है बात, मान लीजिए कहीं पे भी, तो हाँ का सिंबल क्या है, ऐसे है, ना का सिंबल ऐसे है। ये ऑल ओवर चलता है। हमारी बॉडी लैंग्वेज जो कोडिंग होती है, यही हमारी सांकेतिक भाषा है। जैसे बाथरूम जाना है तो ऐसे दिखाओगे, अलग अलग जो चीजें हैं ये सांकेतिक भाषा है, जिसके थ्रू समझ सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो अपने हाव भाव से, या कंधे हिलाकर आप हाँ बोलना, या सिर हिलाकर ना बोलना, ये आपकी सांकेतिक भाषा आ जाएगी। इसके अतिरिक्त मुक बधिर लोग जो होते हैं, मुक बधिर इन द सेंस जो बोल या सुन नहीं सकते हैं, उनके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। यदि आप कभी गए होंगे, आपको देखने को मिला होगा, यदि आप किसी मुख बधिर से मिले होंगे, तो उनकी जो लिखने का या बोलने का तरीका होता है, वो हाथ वगैरह के माध्यम से, वो भी आपका क्या हो जाएगा, सांकेतिक भाषा हो जाएगा। हिंदी में हम लोगों को आना है तो मौखिक और लिखित भाषा, इसी को मेन समझना है। अब इसी में हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला क्या हो जाता है जी आपका, जैसे अंग्रेजी में एबीसीडी होती है, वैसे हम लोगों का वर्णमाला होता है, क ख ग घ। तो यहाँ पे यदि हम लोग बात करेंगे, तो वर्ण को पहले डिफाइन करते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे देखिएगा, मैं बोला आपको एक नाम, जैसे नाम एक ले लेते हैं हम लोग, राम। तो राम क्या टूट सकता है, र, आ और म, ऐसे र प्लस आ प्लस म, ये आपका क्या हो जाता है, राम हो जाता है, र प्लस आ प्लस म। अगर मैं इसको एक साथ बोलूंगा, राम आएगा। बट आप इस र को तोड़ने की कोशिश करिए, क्या ये र को आप तोड़ सकते हो? नहीं तोड़ सकते। र को खंड कैसे करोगे, है ना? ऐसी आप आ का खंड कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। तो जो हमारे गले से ध्वनियां निकलती हैं, ऐसी ध्वनियां जिसके आप टुकड़े नहीं कर सकते, जिसको आप तोड़ नहीं सकते, वो ऐसे वर्ण हमारे क्या कहलाएंगे, ऐसे खंड हमारे क्या कहलाएंगे, वर्ण कहलाएंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, ध्यान रखिएगा। ध्वनि को ही हम लोग वर्ण बोलते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, इसके खंड नहीं किए जा सकते। वर्ण से फिर आपका शब्द बनेगा, शब्द से फिर आपका वाक्य बनेगा, फिर आपका पूरा एक पैराग्राफ बनेगा। इन्हीं वर्णों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। हमारा जैसे अंग्रेजी की बात करेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे सेट है। अगर हिंदी में बात करेंगे तो अ आ ई ई ऐसे जाएगा स्वर, और क ख ग घ। तो हमारे यहाँ पूरा साइंटिफिक रूप में सेट है, उसी को पढ़ने से बन जाता है। जितनी भी ध्वनियां गले के किस किस हिस्से से निकलती हैं, मुख के किस किस हिस्से से निकलती हैं, बहुत स्टेटिकली हमारा सेट है, और उसी चीज को हम लोग जब पढ़ते हैं वो कहलाती है वर्णमाला। ओके, इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी भाषा के समस्त वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे हिंदी में यदि हम लोग बोलते हैं कितने वर्ण हैं, जनरली बोले 52 है, तो 52 हमको ध्वनियां ज्ञात है। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग दिखेगा। अंग्रेजी में आपको ये 26 दिखेगा, इसके बाद छत्तीसगढ़ी में आपको कम दिखेगा। ऐसे ही अगर आप मान के चले चीनी जापानी पढ़ने जाएंगे तो उसमें आपको अलग दिखेगा। हिंदी में हम लोग 52 बोलते हैं। अब वर्ण के भेदी देखेंगे हम लोग वर्णमाला में। जब हम वर्णमाला की बात करते हैं तो दो प्रकार से बांटते हैं। लास्ट में हम लोग इसका पूरा क्या करने वाले हैं, एक पूरा क्लासिफिकेशन करेंगे टेबल पे। वो टेबल अगर आप देख लोगे एक बार पूरे वीडियो के बाद, आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी। वर्ण के भेदों की यदि बात करेंगे, तो हिंदी में वर्ण दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन कौन से हैं, स्वर है और दूसरा व्यंजन है। स्वर को हम लोग बोलते हैं वोवेल अंग्रेजी में, व्यंजन को कॉन्सोनेंट। तो स्वर और व्यंजन, इसको पढ़ते हैं अब आगे में। चलिए, स्वर के बारे में बात करेंगे, तो ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, स्वर कहलाते हैं। इनके उच्चारण में कंठ या तालु का उपयोग होता है, जीभ या होठ का उपयोग आपको देखने को नहीं मिलेगा। वर्णमाला में अगर बात करेंगे तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट करिएगा हाईलाइट, 13 जो है हमारे हिंदी भाषा में स्वर्ण है। कौन कौन से, अ आ ई उ ऊ, री ए ओ औ अम आहा, ये आपको देखने को मिलेंगे स्वर 13। ओके, अगर बात करते हैं ये ऐसे हैं कि इनको प्रोनाउंस करने के लिए आपको किसी और चीज की आवश्यकता नहीं। जैसे देखो, आप बोलो आ ई, अपने आप साथ साथ बोलते जो आपको समझ में आ जाएगा। इसको आपको कोई दूसरे स्वर की सहायता नहीं पड़ रही है, किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं है, स्वतंत्र ध्वनियां हैं, अपने आप निकलते हैं। अब अगर हम इनको भी क्लासीफाई करेंगे तो दो प्रकार से कर सकते हैं, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। मूल स्वर की यदि बात करेंगे तो अ आ ई उ ए और ओ ले लेना, और जबकि संयुक्त बोलेंगे तो ए आपको दिखेगा और औ आपको दिखेगा। ओके, चलिए, अगर मूल स्वर में भी हम लोग जाएंगे तो मूल स्वर के आपको तीन भेद दिखने को मिलते हैं। मूल स्वर जो ये वाले थे, इनके आपको तीन भेद दिखने को मिलेंगे, हर्स्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लूत स्वर। ओके, ये आपका किस हिसाब से बढ़ते हैं, कितना टाइम लगता है उच्चारण में या प्रोनाउंस करने में। हर्स्व स्वर ऐसे स्वर हैं जिनका उच्चारण करने में कम समय लगता है, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, हर्स्व स्वर। जैसे अ आ उ री,
इनको बोलने में थोड़ा कम समय लगता है। ये हमारे क्या है, हर्ष स्वर है। वहीं अगर दीर्घ स्वर की बात करते हैं तो उच्चारण में थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, उनको दीर्घ स्वर बोलते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। यहाँ पे आप जो है ना, ये वाला अ हटाइएगा, अ, उ, री ले लीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद आते हैं दीर्घ स्वर में 2 स्वरों का योग बनता है। जैसे अ और आ मिलके क्या बनाएगा, आ। ई मिलके बनाएगा ई, उ मिलके बनाएगा उ, आई मिलके बनाएगा ए। इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। आ, ए, आ, ओ और अंग और अ क्या बनेगा, औ। अगर आप संधि पढ़ेंगे आगे में तो संधि में ये चीज़ आती है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्लियर करते हैं। ओके, चलिए फिर आते हैं प्लूत स्वर। प्लूत स्वर क्या है, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे, उनको हम लोग बोलते हैं प्लूत स्वर। जैसे आप बोले राम, है ना, जैसे बोलते हैं ना, हे राम, ओम। तो ये जो है, जब हम लोग ज्यादा टाइम लेते हैं किसी वर्ड को प्रोनाउंस करने में, अब यहाँ पे गाने से मत जोड़ देना, है ना, कि लव स्टोरी या ऐसे चल रहा है कहते हैं ना, तो वैसे मत जोड़ना, बट समझिएगा वैसे प्रोनाउंस करने में जहां पे आपको ज्यादा टाइम लग रहा है, वहां पे हम लोग क्या बोलेंगे, प्लूत स्वर बोलेंगे। चिन्ह आपको एस के जैसे देखने को मिलेगा, एस से थोड़ा अलग रहता है, बट वैसा ही चिन्ह आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यदि बात करते हैं अंगा और आहा की, तो ये अयोग वाह कहलाते हैं। वर्णमाला में इनका स्थान स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले आता है। अंगा को अनुस्वार और अह को क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं। ऐसी देखिएगा अलग अलग जगह से जहां जहां से वर्ण निकलेंगे उसके साथ क्लासीफाई होते हैं। जैसे अनुनासिक अंगा की मात्रा है, ओके, यहाँ पे देखिएगा, या चंद्रबिंदी बोल सकते हैं। ऐसे स्वरों का उच्चारण जिनका नाक और मुंह दोनों से होता है, उसके लिए आपको क्या बोलेंगे, अनुनासिक। जैसे आप प्रोनाउंस करिएगा आपको समझ में आ जाएगा, अनुनासिक, चंद्रबिंदी। गांव, दांत, आंगन, सांचा, इसमें क्या है आपका, चंद्रबिंदी लगती है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ओके, मात्रा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। वैसे अगर अनुस्वर की बात करते हैं, अनुस्वर में एक बिंदी लगता है। ये स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है। जैसे हिमेश रेशमिया, अंगूर, अंगद, कंकन। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपका एक टॉपिक कवर अप होता है, वर्तनी। वर्तनी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार पूछता है कि पंख आप कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे कि चंद्र बिंदी लगाओगे। तो याद रखिएगा, जब आप बोलते हो किसी शब्द का उच्चारण और नाक और मुंह दोनों आ रहा है, वहां पर आपका चंद्र बिंदी लगेगा। एक तरफ से पकड़ लो ऐसे, बिंदी नाक, और नीचे आपका स्माइल आ रहा है मुंह, है ना, चंद्र बिंदी ऐसी होती है। तो ये नाक हो गया आपका, और ये स्माइल आ रहा है मुंह, नाक मुंह जहां दोनों लगे। जैसे देखो, बोलो गांव, दांत, आंगन। वहीं अगर आप बोलते हो अंगूर, अंगद, कंकन, यहाँ पे सिर्फ आपको क्या निकलेगा, नाक से निकलता है, मुंह से आवाज नहीं आती। ये आपके क्या हो गए, अनुनासिक और अनुस्वार, मात्रा में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ऐसी अगर बात करते हैं निर अनुनासिक, तो केवल मुंह से बोले जाने वाले स्वसर वर्णों को निर अनुनासिक कहते हैं। जैसे आप कोई भी शब्द जोड़ दो जिसमें आपका नाक का प्रयोग नहीं हो रहा है, जैसे इधर उधर बोलो, है ना, खेलता कूदता बोलो, ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, निर अनुनासिक। इसके बाद आते हैं अनुस्वार। अनुस्वार आप क्या बोल सकते हो, विसर्ग भी स्वर के बाद आता है। ओके, जब आह की मात्रा लगेगी वो आपका क्या हो जाएगा, अनुस्वार, है ना। तो इसमें यही बात बोलता है, यह व्यंजन है और इसका उच्चारण ह की तरह होता है। जैसे मैंने लिखा रामः, तो जब मैं बोलता हूँ रामः, प्रोनाउंसिएशन में क्या आता है, मह, मह, ऐसे लग रहा है ह आ रहा है, यही है बिंदी। जबकि मह होगा तब म के बाद ह लगाएंगे, रामः। जब आप दम लगा के बोलते हैं और खत्म करते हैं अह पे, वो आपका क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। जैसे देखिए, मनः कामना, एग्जाम्पल में है, पयः पान, अतः, है ना, अतः नहीं बोलते, अतः बोलते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया से अनुस्वार। प्रोनाउंसिएशन, आपका भाषा में जितना ज्यादा आप सटीक बोलोगे उतना ज्यादा आपकी मात्राएं सही लगेंगी और ये सारी चीजें क्लियर होगी। अब यदि आप किसी दूसरी भाषा पे हो या आपकी बोली कहीं और है, हिंदी से मिलती जुलती पर कहीं और की बोली बोलते हो, या आपकी थोड़ी भाषा अलग टाइप की है, या आप हिंदी बोलते बोलते इंग्लिश मिक्स कर देते हो, या जुबान को थोड़ा मेहनत नहीं कराते, आराम से बोलते हो, तब ये सारी चीजों का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत निकलता है, तो उससे संभल के रहिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अनुस्वार ना तो विसर्ग है, अनुस्वार और विसर्ग ना तो स्वर है ना तो व्यंजन, किंतु ये स्वरों के सहारे चलते हैं। स्वर और व्यंजन इसमें दोनों का प्रयोग होता है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, आते हैं व्यंजन की बात करेंगे, तो व्यंजन उन वर्णों को बोलते हैं, अभी तक हम लोग स्वर ही देख रहे थे लगभग, अब आते हैं व्यंजन में। व्यंजन उन वर्णों को बोलते हैं जिनके उच्चारण स्वर्ण वर्णों की सहायता से रहते हैं। जैसे देखिएगा, स्वर हमारे पास अ था, ई था, उ था। अब अ, ई, उ बोलिए, आपको किसी दूसरे अक्षर की जरूरत नहीं है, किसी दूसरे ध्वनि की जरूरत नहीं है, आप सीधा प्रोनाउंस कर सकते हैं। और यदि आप व्यंजन को बोलेंगे तो उसके लिए आपको स्वर की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे आप बोलिए क, ख, पीछे से अपने आप आ रहा है, या बोलिए की, है ना, इसमें ई आ रहा है, बिना स्वर के इनका प्रोनाउंसिएशन करना मुश्किल है।
तो व्यंजन उनको बोलेंगे जिनके उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ की ध्वनि छिपी रहती है। जैसे देखिए, ख बोलिए, ग बोलिए, घ बोलिए, है ना? यदि मैं लिखता हूँ इस तरीके से हलंत लगा के, तो एक्चुअल में ये हमारा बेसिक व्यंजन है, ख। इसको बोलना दिक्कत है, ख। आप कितना भी कोशिश करोगे पीछे से अ लगेगा। अगर ऐसा लिखते हैं तो वो आधा ख बोलते हैं। ओके, ठीक है? ध्यान रखिएगा, व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में भीतर से आती हुई वायु मुख में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में बाधित होती है। जब भी आप व्यंजन को बोलोगे, उच्चारण करोगे, तो जो मुँह से आपके गले से हवा आ रही है, वो मुँह में कहीं न कहीं रुकेगी। ओके? और उसी को हम लोग पढ़ते हैं। अब बात करते हैं स्वर वर्ण स्वतंत्र और व्यंजन वर्ण स्वर पर आश्रित होते हैं। ये तो एकदम ईज़ी हो गया, स्वर वर्ण स्वतंत्र थे, किसी की भी आवश्यकता नहीं थी। व्यंजन के लिए हम लोगों को आश्रित रहता है, अ या इ या उ की मात्रा लगाते हैं। हिंदी में यदि व्यंजन वर्णों की संख्या बात करेंगे, तो लगभग आपको 33 देखने को मिलेगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यंजन के प्रकार, तो व्यंजन आपको अलग-अलग प्रकार से दिखेंगे, लास्ट में हम लोग टेबल पे भी करने वाले हैं। तो व्यंजनों के अगर प्रकार बोलेंगे, तो जनरली आपको 3 प्रकार के व्यंजन देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा स्पर्श व्यंजन। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भाग में टकराती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। ध्यान से रखिएगा, अगर जीभ आपके मुंह के किसी भाग में टकराती है, ओके, वो आपके स्पर्श व्यंजन है। चाहे कंठ हो, तालु हो, मुर्दा हो, दांत हो, होंठ हो, स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे। इनको हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि उच्चारण का स्थान अलग-अलग जगह से होता है। 25 में विभक्त है, 5-5 का 5 सेट है आपका। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये कहलाते हैं क, च, ट, त, प। ओके, निकलने की जगह अलग-अलग है, जहाँ पे आपका जीभ टकराएगी या मुख से जहाँ से निकलेंगे, ये पाँचों के पाँचों स्पर्श व्यंजन हैं। जैसे क वर्ग की बात करते हैं, आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा ना, क, ख, ग, घ, अंगा। आप ये बोल के देखिए, क, ख, ग, घ, अंगा, आपके कंठ से निकलेगा, क, ख, ग, घ, अंगा। च वर्ग की बात करो, च, छ, ज, झ, इया। आप ये बोल के देखिएगा, च, छ, ज, झ, आपकी जीभ आपके तालू में टकराएगी। वैसे ही आप बोल के देखिए, ट, ठ, ड, ढ, आपकी जीभ जो है मूर्धा को स्पर्श करेगी। वैसे यदि बात करते हैं, त, थ, द, ध, न, ये दांत को स्पर्श करके व्यंजन आता है। प, फ, ब, भ, म, ये होठ को स्पर्श करके आता है। आप प, फ, भ, भ, म बोलने में आप बिना होठ टच किए व्यंजन नहीं निकाल पाएंगे। वैसे यदि आपको त, थ, द, ध, न बोलना है, आप बिना दांत में अपनी जीभ टकराए नहीं बोल पाएंगे। ऐसे ट, ढ, ड, ढ, ढ, इसके लिए मूर्धा की आवश्यकता होती है, मूर्धा में आपकी जीभ टकराएगी। तो इसी प्रकार से ये विभाजित होता है, इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न जरूर आते हैं। आगे बढ़ते हैं। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? जो व्यंजन मुंह के भीतर ही रहे, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, जो उच्चारण के समय मुंह के भीतर रहते हैं। उच्चारण के समय जीवा मुख के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती। ये आपके पास कौन से हैं? य, र, ल, व। आप ये देखिएगा, य, र, ल, व जब आप बोलोगे, तो कहीं पर भी आपकी जीभ नहीं टकराएगी, है ना? तालु, दांत और होठों के परस्पर सटाने से होता है। य, र, ल, व। अब बोल के देखिएगा, है ना? इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। वैसे ही आते हैं ऊष्म व्यंजन, तो जिन वर्णों के उच्चारण के समय हवा मुंह के विभिन्न भागों से टकराए और सांस से गर्मी पैदा हो। जब आप ऐसे वर्ड बोलोगे, तो आप देखिएगा आपके मुंह से गर्मी निकलेगी। जैसे आपको एक बेसिक तरीका बताता हूँ, अगर नहीं समझ में आता, आप फूंक मारोगे, आपको ठंडी हवा आएगी। आप हाँ करके करोगे तो गर्म आएगी, चेक करिएगा अभी। जैसे आप हाँ करके फेंकोगे तो गर्म आएगी, फूंक मारोगे तो ठंडी आएगी। तो बॉडी का ऐसा सिस्टम है। तो वैसे ही कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं जिनके उच्चारण में आपके मुंह में गर्मी पैदा होगी, वो आपके क्या हो जाएंगे? ऊष्म व्यंजन हो जाएंगे। समझने के लिए समझिएगा, जैसे श, श, श। हाँ, ये आपको क्या मिलेंगे? 4 व्यंजन हैं, जो एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है मुंह के अंदर, इसलिए आपको ऊष्म व्यंजन देखने को मिलेंगे। चलिए आगे आते हैं। ऊष्म व्यंजन के बाद इसके अतिरिक्त और भी हैं, जैसे वत्सरे हैं, दंत मूल जिनको हम बोलते हैं। दंत मूल मतलब जो दांत के मूल से निकलेंगे, जैसे सरल, ये याद रखिएगा, सरल, ये आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ज भी लीजिएगा। स्वर यंत्र से आपका क्या निकलता है? हाँ, निकलता है। तो व्यंजनों को इस प्रकार से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर वापस हम वर्णों को क्लासिफाई करें या व्यंजनों को क्लासिफाई करें, तो दूसरा आधार हो सकता है हमारा प्राण वायु के आधार पर या श्वास के आधार पर। मतलब जब आप किसी व्यंजन का उच्चारण करते हो, किसी शब्द का उच्चारण करते हो, तो आपके मुंह से हवा कितनी निकलती है? यदि कम हवा निकलेगी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अल्प प्राण। यदि उच्चारण करते समय ज्यादा हवा निकलेगी, तो हम लोग क्या बोलेंगे? महाप्राण। जैसे आप बोल के देखिएगा, क के बाद आप बोल के देखिएगा, प के बाद आप ट बोल के देखिएगा, आपको क्या दिखेगा? ज़्यादा हवा नहीं निकलती। जैसे हम लोग लिखने के लिए लिख देते हैं, क, ख, ग, घ, अंगा। ये शुरू के हम लोग लिखते हैं, कोडिंग क्या रहेगी अल्प प्राण के लिए?
1 3 5 पहला, तीसरा और पांचवा। अब देखिए, आप खुद उच्चारण करिए, क ग अंगा। आपके मुंह से ज्यादा हवा नहीं निकली, ये अल्प प्राण है। वैसे ही ख और घ बोलिए, ख और घ बोलेंगे तो ज्यादा हवा निकलेगी। तो जो आपके पंचमाक्षर है स्पर्शी व्यंजन में, उसमें वो 5-5 का जो सेट बना है हमारा, 25 का है ना, 5-5 का, तो उसमें पहला, तीसरा, पांचवा। अब च छ ज झ इया भी करिए, त थ द ध न भी करिए, आपको क्या दिखेगा, पहले, तीसरे और पांचवे में कम हवा निकलती है। ये अल्प प्राण होते हैं। जबकि महाप्राण कौन से होते हैं, जिनको बोलने में ज्यादा हवा निकलती है। ये सारी चीजें याद करना मुश्किल है। आपको करना क्या है, जैसे प्रश्न दिया है कि बताइए इनमें से कौन सा शब्द जो है अल्प प्राण है या महाप्राण है। कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, उसको बोल के देखिएगा। जैसे आप ह बोलो, ह बोलने से ज्यादा हवा निकलती है, श से ज्यादा हवा निकलती है, श, ह, भ सबसे ज्यादा हवा निकल रही है, ये आपके महाप्राण आएंगे। अल्प प्राण य र ल व है ना, प ब म, जिसमें हवा कम, वो आपके अल्प प्राण। बहुत इजी है, याद करने जाओगे तो सिर दुख जाएगा और एग्जाम में आप आसानी से लगा सकते हैं। बस लॉजिक याद रखिएगा। इसके बाद आते हैं हम लोग संयुक्त व्यंजन में। तो दो व्यंजन, जब बात करते हैं, जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन। अगर हम लोग हिंदी में बात करें तो कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमको देखने को मिलेगी अलग अलग चीजों के मेल से बनी है। जैसे क और श, क श अ, अगर आप इसको मिला देते हो, आधा क आधा श और अ, आपको क्या दिखेगा, छ बनते हुए। जो हम लोग बोलते हैं, जहाँ छ छ छतरी का होता है, या जैसे एग्जांपल में लिखा है रक्षक भक्षक खूब छह, तो ये जो छ है, छ छतरी वाला, ये किससे मिलके बना है, क आधा ले लो और श पूरा ले लो। तो क और श से मिलके बनता है छतरी। कभी भी अगर आप जाओगे हिंदी वर्णमाला में, तो आपको ये क के बाद दिखेगा। वर्णमाला की बात कर लो या हिंदी डिक्शनरी की बात कर लो, तो हिंदी डिक्शनरी में आपको ये क के बाद ही आपको श दिखेगा। वैसे त्र त्रिशूल का तो ज्ञानी के पहले आता है, पर त्र जो है आपको त के बाद दिखेगा, क्योंकि त्र किससे बना है, आधा त और प्लस पूरा र, तो र और आ ऐसे लिख दिए। ऐसे इया जो बना है आपका, ज और आपका ज्ञ से बना है, ध्यान रखिएगा, ज और इया इससे बना है, ज्ञ। और इसके बाद आते हैं श्र की, तो श्र और श और र, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। क्षत्रिय बना है क श से, त्र बना है त र से। ज्ञ की बात करेंगे, यहाँ पे ज लिखा गया है, ज्ञ, ज्ञ ज्ञानी वाला, ओके। ज्ञ ज्ञानी जो है आपका ज और इया से बना है। इसके अलावा श्र की बात करेंगे तो श और र से बना है। ये 4-5 चीजें आपको एटलीस्ट याद रखनी है, ये पूछ देता है कई बार। इसके बाद आते हैं संयुक्त व्यंजन में। पहला व्यंजन स्वर रहित तथा दूसरा व्यंजन स्वर सहित। वही बात थी, पहला आधा रहेगा, दूसरा पूरा रहेगा। इसके बाद बात करते हैं द्वित्व व्यंजन। तो व्यंजन अपने समरूप व्यंजन से मेल होता है तो वह द्वित्व व्यंजन कहलाता है। जैसे आधा का पूरा का मिला, तो ये क्या कहलाया, का। ऐसी कच्चा, जिसमें आपका पहला व्यंजन आधा आता है, दूसरा पूरा आता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्वित्व। इस पे पर सेम रहना आवश्यक है। जैसे चम्मच है, खट्टा है, ये सारे जब वर्ड आते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन में भी पहला व्यंजन स्वर रहित और दूसरा व्यंजन सहित। ये एक बेसिक नॉलेज है, इसको ज्ञात कर लीजिएगा अच्छे। आगे बढ़ते हैं, संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर क्या होता है, तो जब एक स्वर रहित व्यंजन अन्य स्वर रहित व्यंजन से मिलता है तो संयुक्त अक्षर कहलाता है। जैसे देखिएगा, आधा क और त, कत बना। ऐसी स्थान लिख रहे हैं तो आधा स और थ, स्था, ऐसा बना। यह स्वाद, आपको समझ में आ गया होगा। संयुक्त अक्षर क्या होते हैं, जिसमें पहला वर्ड आपका क्या रहेगा, बिना स्वर के, और दूसरा वर्ड जो रहेगा स्वर के साथ। इसको ध्यान रखिएगा। वर्णों की मात्राओं को अगर समझने की कोशिश करेंगे, तो स्वर के व्यंजन के मिलने की इन दीपों को मात्रा कहते हैं, क्योंकि मात्राएं स्वरों के साथ होती हैं। जैसे आप देखिएगा, मात्रा 10 आपको देखने को मिलेगी, आ की, ई की, ए की, औ की, अंक की, ऊ की, आ की, ये आपको देखने को मिलेगा। स्कूल में 12 कड़ी पढ़े हैं ना, वही चीज आपको देखने को मिलती है। चलिए आते हैं, मात्राएं केवल व्यंजनों में लगती है। जैसे क ख ग घ, जब आप लोग करते हैं ना, क का की कु के, ये जो किए हो गए बचपन में 12 कड़ी, वही है। छंद में लघु और गुरु मात्राएं होती हैं, सिंपल है। जो आपकी छोटी मात्रा रहेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लघु, और जो बड़ी मात्रा होगी उसको हम लोग बोलेंगे गुरु। ये ध्यान रखिए। चलिए आते हैं घोष और अघोष व्यंजन। ये क्या है, तो जैसे हम लोग अल्प प्राण किए थे, महाप्राण किए थे, वो प्राण वायु के आधार पे था। यहाँ पर आता है नाद, है ना, फ्रीक्वेंसी की दृष्टि से कितना जाता है। जिसको बोलने में आपको कंपन ज्यादा हो, याद रखिएगा, जिसको बोलने पर आपके जुबान में कंपन ज्यादा हो, उसको हम लोग बोलेंगे घोष व्यंजन।
और जिसको बोलने पर आपकी कंपन कम हो, वाइब्रेशन कम हो, उसको हम लोग बोलेंगे अघोष व्यंजन। हिंदी में थोड़ा कठिन में लिखा है, वाइब्रेशन बस ध्यान रखिएगा। जिसको बोलने पर आपका कंपन ज्यादा हो या आपकी मतलब क्या बोलते हैं, गले में आपका वाइब्रेशन ज्यादा हो, घोष है जिसमें वाइब्रेशन कम होता है वो आपका अघोष हो जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल जैसे घोष वर्ण देखिए, क, ख, च, छ, ट, ठ, त, प, ये आपके क्या है, घोष व्यंजन है। जब आप इनका प्रोनाउंस करोगे आपके गले में थोड़ा वाइब्रेशन होगा। जबकि आप देखोगे अघोष, अघोष में आपको कैसे मिलेगा, अघोष में जब आप बोलोगे तो आपको नहीं दिखेगा, य, र, ल, व। तो ये ध्यान रखिएगा, आपके सारी चीजें इसी प्रकार से आएंगी, घोष वर्ण और अघोष वर्ण। ये ध्यान रखिएगा, बेसिकली है, आसानी से बन जाएगा। अगर कहीं दिक्कत होगी कमेंट में आप पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुंह के 6 भाग होते हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, होठ और नाक, है ना। हिंदी में सभी वर्ण इन्हीं से उच्चारित होते हैं और इन्हीं को हम लोगों को सेट करना रहता है। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको देखते हैं, फिर एक टेबल पे है वो सारी चीजें कवर अप हो जाएगी। जैसे कंठव्य वर्ण हम किनको बोलेंगे, जो कंठ और निचली जीभ के स्पर्श होने वाले वर्ण हैं, जैसे जो आपके कंठ से निकलेंगे। जैसे देखो, आप अ बोलो, आ बोलो, क का पूरा ले लो, क ख ग घ अंगा, ह ले लो, ये आपके कंठ से आ रहा है, ये कंठव्य है। जो कंठ से निकलेंगे वो कंठव्य। जो तालु और जीभ से स्पर्श होगा वो आपके तालव्य हो जाएंगे। जैसे च वर्ग पूरा था, इसके अलावा य है, श है, इसके अलावा ई भी अगर आप बोलोगे आपका तालु टच होगा। मूर्धन्य बोलेंगे तो जहां पर मूर्धा जीभ से स्पर्श करे, जैसे ट है, इसके अलावा र है, श है, ये दिखेंगे। दंत की बात करते हैं जिसमें आपका दांत टकराए, दांत किसमें, जीभ से, जैसे त वर्ग है, ल है और स है। होष्ठ बोलेंगे जो होठ से निकलते हैं, मतलब होठ को टच करने से या होठ के मतलब जुड़ने से। जैसे ऊ है, प फ ब भ म, जैसे आप ऊ बोलने की भी कोशिश करोगे बिना होठ को घुमाए नहीं होगा। ओके, तो ये बेसिक रहेंगे। चलिए आगे इसी में देखिएगा, कंठ तालव्य जो कंठ और जीभ के स्पर्श से निकलते हैं। जैसे ए है, ये डायग्राम आप पूरा देख सकते हैं जहां पर आपको पूरी चीजें दिख जाएंगी। कंठोष्ठ जो कंठ और होठ दोनों से निकलते हैं, जैसे अ और अ। इसके अलावा दंथोष्ठ जो दांत और होठ से निकलते हैं, व और फ, इसमें दांत और होठ टकराते हैं। बोल के देखिएगा, व फ, आपका जो होठ है वो आपके दांत से टकराएगा। नासिक के जो नाक से बोले, आप देखिएगा अंगा हो गया, इया हो गया, है ना, ये सारी जो चीजें हैं वो नाक से निकलती है। हल बोलेंगे, व्यंजनों के नीचे एक तिरछी रेखा रहती है उसको हल बोलते हैं। जैसे मैं लिखा आधा क, इसको बोलते हैं हलंत, है ना। जब इसका प्रोनाउंसिएशन हम लोग कैसे करेंगे, क, आ नहीं लगाएंगे, अक, इस तरीके से आएगा इसका प्रोनाउंसिएशन। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। ये डायग्राम है जिसमें आपको अलग अलग चीजें दिख जाएंगी। बाय द वे सारी चीजों का नोट्स हम लोग क्या करेंगे, जैसे हिंदी का टॉपिक हम लोग कवर अप करवा देंगे। कोशिश रहेगी 40 से 50 पेज के शॉर्ट नोट्स हिंदी का हम लोग पूरा डिटेल में दे दे, आपके एग्जाम के हिसाब से बनते हुए, वहां पे आपको हार्ड कॉपीज की सारी मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक हम लोग जो चीजें समझे उसको अगर एक बार पूरा रिवाइज करने की कोशिश करें, तो वर्णमाला को हम लोग देखेंगे तो दो प्रकार से बांट सकते हैं वर्णों को। पहला होता है हमारा स्वर और दूसरा तरीका होता है व्यंजन। अगेन स्वर की बात करेंगे तो स्वर दो तरीके से विभाजित होगा, हर्स्व और दीर्घ, है ना। बोलने के हिसाब से टाइम कितना लेगा उसके हिसाब से। हर्स्व की बात करेंगे 4 आ जाएंगे, अ ई उ री, ये आपके हर्स्व व्यंजन है। जबकि दीर्घ की बात करेंगे तो बड़े हो जाएंगे आपके आ ई उ ए ओ ओ, जिनको प्रोनाउंस करने में ज्यादा टाइम लगता है। व्यंजन की यदि बात करेंगे, व्यंजन अलग अलग क्लासिफाई होता है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत और संयुक्त। तो स्पर्श हम लोगों ने देख लिया है पूरा। इसके अलावा अंतस्थ को याद रखिएगा, य र ल व, ये आपके आते हैं अंतस्थ। ऊष्म जिसको बोलने से ऊष्मा निकलती थी, याद आ रहा होगा, स स स ह। इसके अलावा आगत याद रखिएगा, ज और फ, ये आपके आगत कहलाते हैं। संयुक्त की बात करेंगे तो छ, त्र, ज्ञ और श्र, ये आपको देखने को मिलेगा। ओके, चलिए अगर ओवरऑल बोलेंगे तो व्यंजन आपको 33 ही देखने को मिलेंगे। बट अगर आप सब चीज जोड़ते हो तब आपको कहीं जाके 52 देखने को मिलेंगे। इसको ध्यान रखिएगा, ऐसी स्वर और व्यंजन की संख्या ध्यान रखिएगा। ये वैसे बाय द वे इस टेबल पे आप थोड़ा ध्यान नहीं भी देंगे तो चलेगा, इसको आप इग्नोर कर दीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है उच्चारण, है ना। कहाँ कहाँ से क्या क्या उच्चारण होता है उसका टेबल है। अगर आपको कुछ नहीं याद आता तो एटलीस्ट इसको याद रखिएगा। जैसे देखिएगा कंठ से कौन कौन से निकलेंगे, तो अ है, आ है, क वर्ग है और विसर्ग है, ये सब आपके कंठ से निकलेंगे। तालु के लिए भी आपकी लिस्ट दी है, ई च वर्ग है, य है, श है। इसके अलावा मूर्धा के लिए आपको दिया हुआ है री, ट वर्ग, इसके अलावा र और श। इसके बाद अगर बात करते हैं दंत, जिसमें आपका दांत आएगा, री आ जाएगा, त आ जाएगा, मतलब त वर्ग आ जाएगा आपका पूरा पूरा, ल और स। ऐसी होठ से आ जाएंगे उ और प वर्ग। नासिक मतलब नाक से आपके आएंगे अंगा, अंगा, इया, ण, न, म। इसके अलावा कंठ तालु, जिसमें कंठ और तालु दोनों का प्रयोग होगा। ए कंठ ओष्ठ, जिसमें कंठ और होठ का होता है ओ।
इसके अलावा दंत उष्ठ आपका व हो जाएगा और स्वर यंत्र से आपका निकलेगा ह। ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपको नीचे में ना दिख रहा हो, स्वर यंत्र से आपका निकलेगा ह। तो एट लीस्ट इतना टेबल आप ज़रूर याद करिएगा। बेसिक क्लासिफिकेशन था, धीरे-धीरे हम लोग और आगे बढ़ेंगे। हिंदी कुछ लेक्चर मैम लेंगी, कुछ लेक्चर मैं लूँगा। इसको कवर अप करेंगे हम लोग जल्दी से। एडीओ के लिए भी हो जाएगा, एसआई मेंस के लिए भी हो जाएगा। बाकी अगर आप मेंस दे रहे हैं सीजीपीएससी का, उसके लिए भी काम आ जाएगा। बट राइटिंग प्रैक्टिस बस आपको थोड़ी-सी अपने से करनी पड़ेगी। तो इतना रखते हैं आज के लिए। अभी के लिए ओवर करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए।